नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का शुभारंभ, श्रद्धा से सराबोर हुई पुरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यात्रा में हुई शामिल। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को किया ढेर। भीषण गोलीबारी में 2 जवान भी शहीद। गुप्त सूचना के बाद आतंकवादियों से हुई मुठभेड़। अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, अहमदाबाद को मिली आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स हॉस्पिटल की सौगात। साथ ही अमित शाह ने किया अमीन पीजेकेपी विद्यार्थी भवन का उद्घाटन। बसपा अध्यक्ष मायावती ने की चेन्नई में बसपा नेता आर्मस्ट्रांग के हत्या की सीबीआई जांच की मांग। वहीं भाजपा ने टीएमके कांग्रेस गठबंधन को घेरते हुए राज्य की खराब कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। लगातार हो रही बारिश से बढ़े हादसे, गुजरात के सूरत में 6 मंजिला इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत। वहीं झारखंड के देवघर में 3 मंजिला मकान ढहने से 2 लोगों ने गंवाई जान। 7 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। पहाड़ से मैदान तक बारिश की बारिश। बिहार के पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी में फंसे 60 मजदूर। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती के ग्राम रेहार पुरवा में बाढ़ में फंसे 40 लोगों को एनडीआरएफ टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। और खेल की खबरों में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 जारी। पहला मुकाबला गंवाने वाली भारतीय टीम का टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला। तो ये थी अहम सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से रथ यात्रा शुरू होती है और ये रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है। ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त हिस्सा लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित करके रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई तक चलेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की थी। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले थे। तीनों अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और यहाँ पर 7 दिन तक रुके और उसके बाद नगर यात्रा को पूरा करके वापस पुरी लौटे। तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भी शामिल हुई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के नारायणपुरा में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। 100 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में रिप्लेसमेंट रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में छात्रों के लिए एक भव्य भवन का भी उद्घाटन किया है।
वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा बूंदी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने समाज के सभी लोगों से पेड़ लगाने और उनका संरक्षण करने की अपील की है। भारत में संस्कृति में पेड़ों की पूजा करते हैं और इसीलिए हमारा भी यह संकल्प होना चाहिए कि जिस तरीके से मां ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए, विचार दिए, हम भी अपनी मां के नाम पेड़ लगाकर इस शहर को हरा भरा करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। उन्होंने पौधारोपण से पहले पौधे के साथ अपनी माताजी की मार्मिक तस्वीरें भी साझा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरंभ किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत जम्मू में अपनी माताजी के पवित्र हाथों से स्पर्श किए पौधे का पौधारोपण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुख करेंगे खबरों का, जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती चेन्नई में तमिलनाडु के पार्टी प्रमुख के आर्मस्ट्रॉन्ग के परिजनों से मिली। साथ ही के आर्मस्ट्रॉन्ग के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद भी मौजूद थे। के आर्मस्ट्रॉन्ग का पार्थिव शरीर सार्वजनिक श्रद्धांजलि के लिए पेरम्बूर के कॉरपोरेशन स्कूल मैदान में रखा गया है। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में मायावती ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या पर दुख व्यक्त किया। इस हत्या को लेकर मायावती ने तमिलनाडु की DM के सरकार को भी घेरा। 5 जुलाई को पेरम्बूर स्थित उनके आवास के पास अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या कर दी थी, जिसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने सत्तारूढ़ DM की सरकार से दोषियों को दंडित करने की मांग की थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो वहीं इस मामले में चेन्नई शहर के पुलिस आयुक्त संदीप राय राठौड़ ने बताया कि आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के सिलसिले में 8 संदिग्धों को पकड़ा गया है। मामले की सभी एंगल से फिलहाल जांच की जा रही है। जिस तरीके से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या की गई है उनके घर के बाहर, तो उससे ऐसा लगता है कि आपके तमिलनाडु स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। असली जो अपराधी है वो पकड़े नहीं गए हैं। केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ कर लिए हैं, असली अपराधी अब नहीं पकड़े गए हैं। इसलिए मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है कि ये मामला CBI को रेफर किया जाए। और वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने तमिलनाडु में बढ़ते जुर्म को लेकर DM की सरकार पर सीधा निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि तमिलनाडु में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और इसके लिए DMK और कांग्रेस गठबंधन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि राज्य में दलितों की जान खतरे में है, लेकिन
राज्य सरकार ना तो दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है और ना ही उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु में कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार डीएमके की सरकार, कांग्रेस की सरकार है। स्टालिन साहब तो खुद मुख्यमंत्री ही नहीं, गृह मंत्री भी है और उनके होते हुए जिस प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, दलितों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा है। अगर एक व्यक्ति को 7 बजे 6-7 लोग आकर धारदार हथियार से मार देते हैं और उस पर कोई जवाबदेही नहीं। इससे पहले 65 दलितों की हत्या हो गई थी कलकुरुचि में। अब मायावती जी ने सीबीआई प्रोब की मांग भी की है। अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है तो सीबीआई की प्रोब क्यों नहीं करवाते? सीबीआई को सौंप देना चाहिए मामला। परंतु इससे समझ में आता है कि किस प्रकार से पहले तो दलितों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है डीएमके कांग्रेस की सरकार और उसके बाद वो न्याय भी नहीं चाहती। वहीं हाथरस मामले की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित और संबंधित लोगों से पूरी जानकारी ली जाएगी। आयोग सत्संग में शामिल श्रद्धालुओं के बयान के साथ ही घटनास्थल से संबंधित जो भी फुटेज और साक्ष्य उपलब्ध होगा उसकी भी पड़ताल करेगा। हमने कई लोगों से पूछताछ भी की है। वी हैव नोटेड डाउन सर्टेन डिटेल्स। हम बहुत जल्दी नोटिस जारी करने जा रहे हैं, पब्लिक नोटिस, जिसमें हम लोगों को बुलाएंगे और हम बहुत जल्दी आएंगे भी यहाँ पे। जो भी संबंधित लोग हैं सबसे पूछताछ करेंगे। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम हर आदमी से पूछताछ करेंगे जो इससे संबंधित हो, हुएवर ही में भी। हमने पूछताछ की है सबसे, क्योंकि ऑफिशियली हम जब नोटिस जारी कर देंगे तो हम वो सब रिकॉर्ड करेंगे जी। सारे ऑफिसर्स के जो भी संबंधित होंगे, जो पब्लिक के लोग होंगे, जो प्रेस के लोग होंगे, क्योंकि उसी से हमें मदद मिलेगी। देन वी विल प्रोसीड फर्दर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में 6 आतंकी मारे गए हैं। इस एनकाउंटर में 2 जवान भी शहीद हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना स्थल पर भीषण गोलीबारी जारी है और ऑपरेशन खत्म होने के बाद मृत आतंकवादियों की पहचान की पुष्टि भी की जाएगी। कुलगाम के मुदरगाम और फ्रिसल चिन्नीगाम इलाकों में ये मुठभेड़ चल रही है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी संगठन शब्बीर डार के आतंकियों के शामिल होने की सूचना है। पुलिस का कहना है कि इस अभियान के खत्म होने में अभी और समय लग सकता है। कंफर्मेशन के हिसाब से दो अलग अलग एनकाउंटर साइट्स पे एनकाउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां सैन्य बल लगातार माओवाद प्रभावित इलाकों में सक्रिय है। वो बड़ी संख्या में नक्सलियों की मुहिम को विफल बना रहे हैं। बारिश और बाढ़ की चुनौतियों के बावजूद जवान घने जंगलों की लगातार निगरानी कर रहे हैं और दुर्गम इलाकों में भी लोगों को सुरक्षित कर रहे हैं। लाख दावों के बावजूद झारखंड में खनन माफिया खुलेआम सक्रिय हैं। वो नियम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा कर अवैध खनन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 3000 से ज्यादा पत्थर की अवैध खदानें अलग अलग जगहों पर चल रही हैं। चतरा, गुमला, धनबाद, साहिबगंज, सभी जगह ये माफिया शासन को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा आरोप लगा रही है कि जेएमएम के नेता ही माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन का बेहतरीन नमूना है। इससे बढ़िया नमूना क्या हो सकता है, जब माननीय मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जो साहिबगंज के पत्थर माफिया थे, उन्होंने ही अपने कार्यकाल में पहले 2 वर्षों में 1250 करोड़ के पत्थरों को, पहाड़ों को गायब करवा कर, तुड़वा कर इसकी बाजाब्ता रेलवे से भिजवा दिया और अभी वो जेल में है 2 वर्षों से। ईडी ने 1250 करोड़ का सिर्फ एक साहिबगंज इलाके में ये आकलन किया है, इनिशियल आकलन किया है, जो पत्थर की वहाँ पे चोरी हुई है, एक तरह से पहाड़ों की चोरी हुई है। तो अवैध खनन तो सरकार का समर्थन है, बिना समर्थन के। अभी तक वो पंकज मिश्रा 2 साल से जेल में रहने के बाद भी विधायक प्रतिनिधि है माननीय मुख्यमंत्री के। दरअसल खनन माफिया विभागीय अफसरों में साठ गांठ कर अवैध खनन करते हैं। लाइसेंस कम जगह का लेते हैं, लेकिन उसकी आड़ में कई एकड़ में अपना जाल फैला लेते हैं।
ऐसे अवैध खनन की वजह से प्रकृति को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, साथ में जनता के हित भी प्रभावित हो रहे हैं। राज्य सरकार को हो रहा राजस्व नुकसान जनता का ही नुकसान है। बावजूद इसके जेएमएम दावा कर रही है कि राज्य में अवैध खनन नहीं हो रहा। देखिए, पिछली बार की सरकार के समय जो राजस्व वसूली खनन के क्षेत्र से था, उससे करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा राजस्व वसूली इस सरकार में हो रही है। जब राजस्व वसूली ज्यादा हो गया तो घोटाले कैसे होंगे? राजस्व कम आता था आपकी सरकार में। इसका मतलब यह हुआ कि आप चोरी करवाते थे, घोटाले करते थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे। लेकिन यहां तो राजस्व बढ़ा है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के करीबी और कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम के बयान पर सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा के राज्यसभा सांसद और पश्चिम बंगाल भाजपा के मुख्य प्रवक्ता शामिक भट्टाचार्य ने बयान को खेदजनक बताया है। उन्होंने कहा कि ये पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों के तुष्टीकरण जैसा है। किसी भी प्रदेश होता तो फिरहाद हाकिम को अभी तक अरेस्ट कर लिया जाए। फिरहाद हाकिम समाज में घृणा पैदा कर रहा है। फिरहाद हाकिम हिंदू मुसलमान का नाम पर समाज को बांटना चाहता है। फिरहाद हाकिम कन्वर्शन जो हो रहा है उसका समर्थन कर रहा है। फिरहाद हाकिम जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है पश्चिम बंगाल में उसका सबसे बड़ा समर्थक है। दरअसल फिरहाद हाकिम ने 3 जुलाई को कोलकाता में आयोजित ऑल इंडिया कुरान कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जो व्यक्ति इस्लाम में पैदा नहीं हुए हैं ये दुर्भाग्य है, उन्हें इस्लाम में शामिल करना होगा। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब सूरत की करेंगे, जहां शनिवार को 6 मंजिला इमारत ढहने के बाद खोज और बचाव अभियान जारी है। यह हादसा सूरत के सचिन पाली गांव में हुआ। घटनास्थल से 7 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। पुलिस उपायुक्त राजेश परमार ने बताया कि घटनास्थल से एक महिला को सुरक्षित निकाल लिया गया है और खोज और बचाव अभियान अभी भी जारी है। वहीं झारखंड के देवघर में एक पुरानी इमारत ढह गई। इस हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोगों को सकुशल मलबे से निकाल लिया गया है। बाकी को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मौके पर गोड्डा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि 8 से 10 साल पहले श्रावणी मेले में एक बड़ी घटना घटी थी, जिसके बाद से NDRF की एक टीम हमेशा देवघर में तैनात रहती है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जल्दी शुरू हो गया और लोगों को तेजी से सुरक्षित निकालने का काम जारी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती के ग्राम रेहारपुरवा में बाढ़ में फंसे 40 लोगों को NDRF की टीम द्वारा सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पीड़ितों से उनकी सेहत का हाल भी लिया। इसके अलावा बाढ़ को देखते हुए श्रावस्ती के 18 गांव के करीब 400 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा में गंडक नदी पार कर खेतों में काम करने गए लगभग 60 मजदूर बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि फंसे हुए लोगों में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के द्वारा SDRF की टीम मदद के रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है।
बिहार में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नेपाल में हो रही बारिश का असर पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया समेत पूरे उत्तरी बिहार में नजर आ रहा है। गंगा, गंडक, कोसी, परमान, महानंदा जैसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एनडीआरएफ सहित सभी एजेंसियां सतर्क हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह भी दी जा रही है। बाढ़ संभावित जिलों में अलर्ट भेजा गया है। गंडक बैराज से शनिवार शाम 5 बजे तक 2.90 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे गंडक नदी में तेजी से जलस्तर भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से तटबंध के अंदर रहने वाले लोगों की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ चुकी हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक अररिया, किशनगंज, मधुबनी, कटिहार में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मानसून के आगमन के साथ हम लोगों ने जिले में एसओपी के अनुरूप सारी तैयारी पूरी कर ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में बैठक में भी तैयारियों के संदर्भ में निर्देश प्राप्त हुए थे, तो उसके आलोक में भी सारी तैयारी की गई है। जितना भी सामग्री बाढ़ के लिए आवश्यक होता है उसके लिए टेंडर वगैरह करके दर निर्धारित कर लिया गया है। पशु चारा का भी दर निर्धारित कर लिया गया है। और बिहार के बाद अब बात उत्तराखंड की, जहां ऋषिकेश में ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण गंगा सहित अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लैंडस्लाइड की कई घटनाओं की वजह से रास्ते भी बाधित हुए हैं। रविवार के लिए मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश का अनुमान भी जताया। ऐसे में शासन के निर्देश पर चारधाम जाने वाले यात्रियों को एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी को ऋषिकेश में ही ठहरने की सलाह दी गई। मौसम की वजह से फिलहाल चारधाम व हेमकुंड साहिब यात्रा बाधित हुई है। ऋषिकेश में भी गंगा के किनारे लोगों को नहीं जाने की सलाह दी गई है। और इसी बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी शुरू। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 9 जुलाई तक 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को की बेहद अहम यात्रा को लेकर वहां के लोग काफी उत्साहित हैं। इस यात्रा को रूस भारत के संबंधों के लिए अति अहम भी माना जा रहा है। मोदी जी की नेतृत्व के अंतर्गत चाय पे चर्चा होती है। आज कल पूरे रशिया में, पूरे मॉस्को में जहां देखो सिर्फ मोदी चर्चा हो रही है। का यहाँ आना इस समय पे जब यहाँ पर वॉर चल रहा है तो ये बहुत कुछ कहता है और हमें आशा है कि वो हम सब के लिए, इंडिया के लिए और रशिया के लिए ज़रूर कुछ ऐसी बातचीत करेंगे और ऐसे किसी नतीजे पे पहुँचेंगे कि जिससे ये वॉर ख़त्म होने में बहुत मदद मिलेगी। हमारे लिए वैसे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मोदी जी के आने के बाद चेंज हुई है। एक अब लोगों के देखने का नज़रिया काफ़ी बदला है। ये आशा करते हैं कि उनकी जो विज़िट है वो बिज़नेस और व्यापार के क्षेत्र में तो और नई ऊंचाइयां छुएगी, बट हम ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को हम एक अलग लेवल पे ले जाएं। मैं बहुत वेट कर रही हूँ मिस्टर मोदी का यहाँ पे विज़िट का, और मैं ये चाहती हूँ कि इस बार भी मोदी जी अपने साथ कुछ ऐसी खुशखबरियाँ लाएं और हमारी इंडो रशियन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। बहुत गर्व महसूस होता है बिकॉज उनके प्रयास और देशभक्ति की वजह से हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ये विज़िट आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम जो क्रूशल स्टेज चल रही है दुनिया के अंदर, तो उस टाइम पे मोदी जी का यहाँ विज़िट करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भारतीयों की जो प्रतिष्ठा है विश्व में वो भी बढ़ी है, हम लोगों की प्रतिष्ठा भी यहाँ बढ़ी है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, इसलिए हम सब यहाँ पे अपने मिनी दुब्रोवका में इकट्ठा हुए हैं और चाय पे चर्चा कर रहे हैं। हमारी यहाँ प्यारी सी छोटी सी कम्युनिटी है जो हम आज गैदर हुए हैं एक साथ मोदी जी के लिए। मोदी जी हम मॉस्को में आ रहे हैं, इससे हम बहुत एक्साइटेड हैं। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरे सहयोगी शरद मुदगल और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।
नमस्कार।